गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आपने हमारे फर्स्ट चैप्टर का शीत युद्ध का दौर का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। अब हम आज आपको पढ़ा रहे हैं पार्ट 3। हमने जो हम आज का पार्ट 3 का हमारे दो टॉपिक्स हैं। पहला है शीत युद्ध के दायरे और दूसरा है ध्रुव ध्रुवीयता को चुनौती, यानी इसमें जो गुट निरपेक्षता। इस टॉपिक को भी हम इसमें क्लियर कर लेंगे। शीत युद्ध के दायरे में पहला जो है, शीत युद्ध के दायरे में हमारा पहला जो संकट, जो दोनों महाशक्तियों के बीच में जो संकट उत्पन्न हुआ था, पहला जो है वो कोरिया संकट है। कोरिया संकट है, आपको मालूम है कि कोरिया अभी जो है उत्तरी कोरिया में किंग जॉन का शासन है, ठीक है। परंतु और दक्षिण कोरिया जो है, जब कोरिया संकट उत्पन्न हुआ था तो दक्षिण कोरिया को भारत ने स्वतंत्र कराया था। तो आज तक वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, जिसकी वजह से वो अधिक विकसित है। और जहाँ उत्तरी कोरिया में जो है वो किंग जॉन वाला शासनकाल है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है वहाँ की जनता आज भी निर्धनता के नीचे जीवन यापन कर रही है। जनसंख्या अत्यधिक है। ये संकट उत्पन्न हुआ था हमारे 1950 में, ठीक है। उसके बाद बर्लिन की दीवार, एक संकट हमारा उत्पन्न हुआ था, बर्लिन की दीवार। ये कब हुआ था? 1958 से 1961 तक। कार्गो संकट में जब से लोकतंत्र से उसको मुक्त करवाया गया, जब से आज तक कार्गो लोकतांत्रिक देश है। क्यूबा संकट, मैंने आपको इसके पहले बताया था। ये क्यूबा संकट हुआ था 1961 से 62। मैंने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में क्यूबा संकट के बारे में बताया था। ये ऐसे बहुत सारे संकट हैं जिसमें ये दो शक्तियां जो हैं आपस में मिलकर युद्ध हुए। बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनी जिनकी वजह से ये शीत युद्ध के दायरे में आता है। दायरा मीन्स, मैंने आपको बताया दायरे में, आपको बता दूं, दायरे का मतलब होता है एक सीमा रेखा। एक सीमा रेखा, जिस सीमा रेखा के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध जो सीमाएं थी वो इस प्रकार थी। वियतनाम संकट 1968 से 72 तक हुआ था, आपकी बुक में दिया हुआ है। लास्ट है हमारा अफगान संकट 1979। अब ये बेमतलब की लड़ाई थी जो सोवियत संघ ने अपने ऊपर ली थी। 1979 को सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। आक्रमण होने के बाद जो युद्ध हुआ, आक्रमण किया किसने? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर, और इससे वो पराजित हुआ और इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। सोवियत संघ इसमें पराजित हुआ, विफलता आज लगी, और अफगानिस्तान आज भी ताकतवर देश माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दो ध्रुवीयता को चुनौती और गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता को नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। नॉन एलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। और गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है, बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं, गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है पृथकता या तटस्थता। दो शब्द बनते हैं गुट निरपेक्षता के। गुट निरपेक्षता शब्द के दो शब्द से बनते हैं, पृथकता या तटस्थता, ठीक है। तटस्थता, पृथकता और तटस्थता का अर्थ एक ही होता है, अलग रहना। गुट निरपेक्षता का मतलब ये है जब दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध चल रहा है, और अगर दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है और इस बीच में अगर किसी तीसरे देश को मध्यस्थता करने के लिए सामने से आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है,
कि आप यहाँ समझौता करवाइए, ठीक है। तो इस स्थिति को मध्यस्थ अपनी इच्छा अनुसार, अपने तीसरा देश अपनी इच्छा अनुसार समझौते में बदलेगा, ठीक है, इंटरफेयर करेगा, नहीं तो इसमें हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया है। किसमें? गुट निरपेक्षता में। आप हम गुट निरपेक्षता के बारे में बता दें। इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे? इसके संस्थापक देश जो थे, पहले 3 संस्थापक देश थे। भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, और तीसरे हैं मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर। 1955 में बांडुंग सम्मेलन हुआ था। बांडुंग सम्मेलन। इस सम्मेलन में इन राष्ट्रों ने मिलकर ये सम्मेलन बना, और इस सम्मेलन में धीरे धीरे गुट निरपेक्षता की नीति को विस्तार पूर्वक फैलाया। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जो अल्प विकसित देश हैं, उपनिवेशित देश हैं, उनका विकास हो सके, उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है, और ये मिलजुल के कार्य कर सके। बांडुंग कहाँ है? बांडुंग जो है इंडोनेशिया का एक शहर है। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया का एक शहर। इसके बाद इंडोनेशिया सुकोन थे वहां पर, और वान एंड क्रमा में इसमें सम्मिलित हुए बाद में ये 2 देश, ठीक है। अब जो हमारा गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो पहला हमारा सबसे पहले 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, इसमें 25 देशों ने भाग लिया, उसमें सदस्यता बनी, और यहीं से इसकी सफलता प्रारंभ हुई। इसमें युद्धों की नीतियाँ, विकास की नीतियाँ और बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए। नेक्स्ट, आपको पता होगा 2016 में वेनेजुएला में 120 सदस्य शामिल हुए, उसमें से 17 देशों के सदस्य शामिल हुए। अब और 17 देश जो थे इसकी पर्यवेक्षक थे, और ये पर्यवेक्षक मैं आपको बता दूं बच्चों, पर्यवेक्षक जो होता है वो इनके कार्यों में, जो देश इसमें शामिल हुए इन सभी देशों के कार्यों की देख-रेख करता है। वो उनकी समय समय पर जानकारी लेता है, इनकी जांच पड़ताल करता है, सही तरीके से कार्य हो रहा है नहीं हो रहा है, इस बारे में वो जानकारी देता है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, जो मैंने आप लोगों को समझाया है। गुट निरपेक्षता में एक पॉइंट मैं आपको बता दूँ, गुट निरपेक्षता की नीति इन 2 महाशक्तियों से अलग रहने के लिए कही गई थी। किसी भी गुट में शामिल नहीं होना गुट निरपेक्षता कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हमारा थर्ड पार्ट यहीं तक था। अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में अगला टॉपिक समझाऊंगी। ये हमारे 4 पार्ट्स बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसके बाद मैं आपको फोर्थ पार्ट पढ़ाऊंगी अगली नेक्स्ट वीडियो में।